दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक विषय की जो लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय है। जैसे हम देखते हैं आजकल हमारे ज्ञान का ज़्यादा स्रोत, ज़्यादा लोगों के ज़्यादा ज्ञान का ज़्यादा स्रोत ये व्हाट्सएप से आता है। इसलिए कई लोग इसको मज़ाक में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी एक इतिहासकार जो हैं उन्होंने इस बात को कहा कि भई आज हमारे यहाँ के जो इतिहासकार हैं उनकी बात ज़्यादा नहीं चलती और ज़्यादा जिनकी चलती है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान की चलती है। इन इतिहासकार का नाम है विलियम डालरिम्पल। विलियम डालरिम्पल की 2-3 किताबें अभी काफ़ी लोकप्रिय हुई, जो उन्होंने मुगल काल के अलग विषयों पर लिखी है। और उनका ये कहना कि व्हाट्सएप सफल इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के एकेडमिक यानी अकादमिक और रैशनल तार्किक इतिहासकारों की ने अपना जो काम किया वो इतना गहरा नहीं था, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया। अब उनकी एक बात तो सच्ची है कि उनका जो हमारे इतिहासकार तार्किक, साइंटिफिक, रैशनल, प्रोफेशनल जो अपने पेशेवर इतिहासकार हैं, उनका काम लोगों तक नहीं पहुंच रहा, ये बात सच है। पर क्या ये उनकी कमी है? क्या उनके एफर्ट्स में, उनके जो कोशिशें हैं, उसमें कोई कमी है या इसका कोई और कारण है? ये हमको समझने की कोशिश करना चाहिए। तो डालरिम्पल ऐसा कहते हैं कि आज जो लोगों में प्रचलित है जिस प्रकार की इतिहास की कल्पना, वो अनादिकाल के बारे में सोचते हैं कि आर्य शुरू के यहीं के मूल निवासी थे और मुसलमान और क्रिश्चियन विदेशी हैं। वो अभी भी सोचते हैं कि यहाँ जो मंदिर तोड़े गए वो मुसलमान राजाओं ने इस्लाम को प्रमोट करने के लिए किया या तलवार के माध्यम से इस्लाम फैला या जो भी बाकी चीज़ें हैं, वो आज जो प्रचलित है उसमें एक और भी चीज़ जोड़ दी गई है कि महात्मा गांधी ने हिंदुओं को कमज़ोर करने के लिए बहुत कुछ किया और वो विभाजन को नहीं रोक सके। उन्होंने कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया जिससे हमको आज़ादी मिली हो। ये चीज़ें लोकप्रिय चेतना में बढ़ी है और बढ़ाई जा रही हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्या कि हमारे जो अकादमिक इतिहासकार हैं, जिन्होंने तार्किक आधार पे अपना इतिहास लिखा, उनमें कुछ कमी रह गई? मैं इस बात को नहीं मानता। अब अगर हम देखें तो भारत में एक तरफ तो ये अकादमिक इतिहासकारों ने, जिनमें कई बहुत नाम आते हैं, सब नाम तो हम ले नहीं सकते। रोमिला थापर हों, आरएसएस शर्मा हों, हरबंस आरएसएस शर्मा हों, हरबंस मुखिया हों या बिपिन चंद्र और उनके साथी हों, इन लोगों ने इतिहास की समझ को एक बहुत महत्वपूर्ण ऊंचाई तक पहुंचाया। उसमें तार्किक सोच भी है और इतिहास अपने आप में एक विज्ञान है। उस विज्ञान के आधार पे उन्होंने सबूतों के आधार पे अपने तर्कों को, अपनी समझ को रखा। फिर उनकी ये बात लोकप्रिय क्यों नहीं है? ये जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाई? अब यहाँ ये भी बीच में बता दूं इस सवाल का जवाब देने के पहले कि 1980 के दशक में जब भाजपा सरकार दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी, तो इन्हीं में से कई अकादमिक इतिहासकारों की किताबें एनसीईआरटी सेंट्रल सीबीएसई के सिलेबस में लगी हुई थी और मैंने उनको काफ़ी पढ़ के समझने की कोशिश की और उनकी क्वालिटी को, उनकी सरलता को एक उच्च कोटि का पाया। ये 1980 का दशक है और 1990 के दशक में पहली बार वाजपेयी सरकार आई, मुरली मनोहर जोशी एचआरडी मिनिस्टर बने, तो उन्होंने इन सब किताबों को हटा दिया और ऐसे ही समझ को लाने लग गए जिसको सेफ्टनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का भगवाकरण इस नाम से जाना जाता है। उसमें तार्किक सोच को भी अलग किया जाता है और एक इसके आधार पर ज्योतिष शास्त्र, पौरोहित्य इन विषयों को भी लाया गया। और जो लोकप्रिय चीज़ों में एक चीज़ को और भी लोकप्रिय बनाया गया कि भारत में तो सब कुछ था पहले, हमारी धार्मिक किताबों में पुष्पक विमान भी है, टेक्नोलॉजी भी है और जो जाति अलग-अलग प्रकार का आज हम इंटरनेट कह रहे हैं, सर्जरी कह रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी कह रहे हैं, ये सब पहले था। अब ये सब प्रचलित कैसे हुआ? लोगों की मन की भावना में ये बात प्रचलित कैसे हुई? तो ये जो इसको मैं कहूँगा इतिहास का सांप्रदायिकीकरण, इतिहास के लेखन का सांप्रदायिकीकरण, कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी। कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी भारत में कैसे आई? तो जैसा हम जानते हैं, भारत में
पहले अंग्रेजों का राज था, भारत एक उपनिवेश था, कॉलोनी था, और यहाँ एक हिंदू मुसलमानों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध था, रिश्ता था, मेल-जोल था, जिसको जवाहरलाल नेहरू गंगा जमुनी तहज़ीब कहते हैं। फिर ये तहज़ीब को कमज़ोर करने का काम कैसे हुआ? जो पिछले 4 दशकों में पहले हुआ, पर इसकी नींव तो पहले ही पड़ गई थी। इसकी नींव पहले पड़ी थी, वो थी अंग्रेज़ों द्वारा जो इतिहास की समझ को फैलाया गया, उसके कारण। अंग्रेज़ों ने किस प्रकार की समझ फैलाई? अंग्रेज़ों ने जो फैलाई, वो फूट डालो और राज करो के चलते यहाँ के हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ने के लिए चलाई। इसमें उन्होंने एक किताब को लोकप्रिय बनाया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो इसके लेखक थे, वो एक अंग्रेज थे, और जेम्स मिल। उन्होंने भारत के इतिहास को गलत तरीके से एक उसका वर्गीकरण किया, हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग। इसलिए आप चालाकी देख लीजिए, जिसको हिंदू युग कहते हैं, उसमें सभी राजा कोई हिंदू नहीं थे। कोई बौद्ध था, कोई जैन था, कोई शाक्त था, कोई हूण था, कोई ब्राह्मणवादी था, वगैरह वगैरह, और पूरे भारत पे इनका राज नहीं था। दूसरा, जिसको मुस्लिम पीरियड कहते हैं, उसमें भी अगर आप देखिए तो मुसलमान राजाओं के साथ हिंदू सेनापति, हिंदू अधिकारी थे। मुसलमान राजाओं के दरबारों में हिंदू त्योहार भी मनाए जाते थे, और लोग जो हिंदू मुसलमानों के त्योहार, ये लोग मिलजुल कर भी मनाते थे। ये मुस्लिम पीरियड कहा। और जो ब्रिटिशों का राज है, उसको बड़ी चालाकी से ब्रिटिश युग कहते हैं, वो क्रिश्चियन युग नहीं कहते। ये उनकी एक पहली चालाकी। इसी प्रकार से रिचर्ड और ईटन नाम के इतिहासकार डुओ ने अंग्रेजों से बहुत पैसा लेकर एक किताब लिखवाई थी। उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई हर हिस्टोरियंस। अब इसमें भी उन्होंने राजाओं के जो चारण भाट थे, उसके वर्णनों को साथ में रख दिया, जो ज्यादातर राजा का गुणगान करते हैं। तो इन दो प्रकार की ये किताबों का लुब्बो लुआब क्या था? उनका लुब्बो कि जो मुसलमान राजा थे, वो हिंदू मंदिरों को तोड़ते थे, जबरदस्ती धर्मांतरण करते थे। हिंदू राजा इसके विरोध में खड़े हुए। इसी प्रकार से मुस्लिम राजाओं, यहाँ से शुरू होकर इसी प्रकार से एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिक इतिहास आया, दूसरी तरफ से हिंदू सांप्रदायिक इतिहास आया। अब मुस्लिम सांप्रदायिक इतिहास से कहने लग गए कि भाई यहाँ तो पहले मुसलमानों का राज था, और अंग्रेज जाने के बाद राज मुसलमानों तक आना चाहिए, और हिंदुओं के बारे में उनको काफी कम करके आका गया। अब ये हिंदू सांप्रदायिक इतिहासकारों ने क्या किया? उन्होंने ये बताने की कोशिश की, हम अनादिकाल से एक हिंदू राष्ट्र है। अब राष्ट्र की कल्पना तो दुनिया में 300 साल पुरानी है, पर इस कल्पना को पीछे ढकेल के ले जाती है। हम अनादिकाल से एक हिंदू राष्ट्र है, यहाँ मुसलमान और क्रिश्चियन विदेशी है, और इनको भगाकर एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना हमको करनी चाहिए। तो ये मॉड्यूल उन्होंने अपनी शाखाओं के माध्यम से प्रचारित किया। और जैसे आप जानते हैं, आरएसएस का काम 100 साल के पहले से शुरू हुआ था, और लगातार इसी प्रकार का उन्होंने एक प्रोपेगेंडा करके अपनी शाखाओं के माध्यम से इतिहास का एक वर्णन प्रचलित किया, जो आज लोगों में लोकप्रिय है। लोगों में लोकप्रिय क्या है? शुरुआत तो आरएसएस ने की। आरएसएस के फिर बाद में स्कूल्स आए, शिशु मंदिर, एकल विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर, और दूसरी तरफ से इन्होंने अखबारों में भी घुसपैठ करना चालू की। इनके मुखपत्र, ऑर्गेनाइजर और पंचजन, उन्होंने भी इसी नरेशन को, इसी वर्णन को समाज के सामने प्रचलित किया। बाद में 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो लाल कृष्ण आडवाणी उसमें सूचना और प्रसारण, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। उन्होंने एक सरकारी तौर पर लोगों को, जो सांप्रदायिक इतिहास के समर्थक थे, उनको न्यूज एजेंसीज में और समाचार पत्रों में एक खुली जगह दे दी। और ये एक बात हो गई। फिर बाद में 1998 के बाद मुरली मनोहर जोशी ने इसको यूनिवर्सिटीज में लाया। फिर 2003 के बाद जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने A2, A1, A2 यानी अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट को कहा होगा, या उन्होंने समझा होगा, वो मोदी जी के प्रति सहानुभूति रखते थे, तो उन्होंने टेलीविजन मीडिया और प्रिंट मीडिया का एक बड़ा हिस्सा खरीद लिया।
रवीश कुमार इसका एक उदाहरण है, उनको खरीद नहीं पाए तो एनडीटीवी को खरीद लिया। खैर, तो ये इसके माध्यम से जन चेतना में इन चीज़ों को लोकप्रिय बनाया गया। बाद में सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया में भी बीजेपी में ज़्यादा अधिकार बनाया। स्वाति चतुर्वेदी की किताब आई वॉज ए ट्रोल में इसका बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है कि कैसे ट्रोल करने वालों को बहुत पैसा मिलता था। तो व्हाट्सएप इन्हीं का एक बड़ा जरिया बना। व्हाट्सएप के माध्यम से जो आरएसएस का प्रोपेगेंडा है उसको दूर दूर तक लोगों को पहुंचाने की कोशिश की गई। यही मुझे याद आता है कि जन चेतना जो होती है वो केवल अकादमिक वैज्ञानिकों से और इतिहासकारों से नहीं बनती। जन चेतना जो बनती है वो राजनीतिक प्रयासों से बनती है। जैसे अमेरिका में भी देखिए तो नोम चॉम्स्की ने वहां लिखा है कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, अमेरिकन सरकार, ये जन चेतना को मैन्युफैक्चर करके उसको बदलाव करके अपनी रोटी को सेकती है। जैसे किसी देश पर आक्रमण करना है, इराक पे, वियतनाम पे, तो उन लोगों को बदनाम करेगी, उन सरकारों को बदनाम करेगी, एक जन चेतना को बढ़ाएगी और उसके आधार पर वो इस प्रकार के हमले करती है। वैसे यहाँ भी यही हो रहा है। जो बड़ी टेंडेंसी बढ़ रही है पिछले 30-40 सालों में हिंदू राष्ट्रवाद की, जो देश को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहती है, उसके नियंत्रण में ज्यादातर मीडिया का प्रभाव है। मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, दूसरे माध्यम हो, ये उनके लोग वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में घुसपैठ कर चुके हैं, जिसके कारण लोगों की इस प्रकार की चेतना बनी हुई है। मैं तो मानता हूँ भारत के जो पहले इतिहासकार, जिनको आज नीति नजर से देखा जाता है, जिसके खिलाफ अरुण शौरी ने एमिनेंट हिस्टोरियंस लिखी किताब लिखी थी, और जिनको कभी अभी के कुछ इतिहास के ऊपर लिखने वाले उनको इतिहास के ठेकेदार कहते हैं, ये सब लोगों ने इस प्रकार से हमारे अकादमिक इतिहासकारों को कम आंका, जबकि इनका काम दुनिया के स्तर पे और अकादमिक स्तर पे एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमें उनका आभारी रहना चाहिए कि उन्होंने यहाँ की टेक्स्ट बुक्स को लिखा। खैर, अभी तो उनकी टेक्स्ट बुक्स को यूज नहीं करता, पर अगर हम एक सही प्रकार की सरकार को ला सकें तो निश्चित रूप से एक तार्किक, रैशनल, विज्ञान पर आधारित इतिहास हमें आएगा और उससे हम समझेंगे कि आर्य कोई यहीं के मूल निवासी नहीं है, हम सब लोग दक्षिण अफ्रीका से आए हुए हैं। फिर हम समझेंगे कि लोगों का आना जाना एक दूसरे देश में आता रहता है, कोई देशी नहीं है, कोई विदेशी नहीं है, धर्म तो पूरी मानवता के होते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, उसने कैसे अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाया, ये हम समझ सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपने इतिहासकारों के योगदान तक जाने की कोशिश करेंगे और उनको, उनके और लोगों के बीच में एक कड़ी बनकर इनके विचारों को दूर दूर तक फैलाएंगे। अगर इसी प्रकार की व्यवस्था चलती रही, जिसमें एक सोशल मीडिया, आईटी सेल और ये सब चीजें उनको एक गलत इतिहास को लोगों तक पहुंचाएंगी, तो उसमें हमारे इतिहासकारों का कोई दोष नहीं है। ये व्हाट्सएप की सफलता नहीं है, ये विफलता है हम सब लोगों की, जो तार्किक इतिहासकारों के विश्लेषण को लोगों तक नहीं पहुंचाए। और उसमें सरकार, जिस प्रकार की सरकारें हमने देखी है, वो भी इस प्रकार के तार्किक इतिहास के खिलाफ है। इस प्रकार से ये बात हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ आप तक मैं अपनी बात पहुंचा सका। अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।